नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज देंगे, इक्विटी मार्केट में ही नहीं बल्कि कमोडिटी मार्केट्स में भी। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। करीब 55 अंकों की तेजी के साथ 24,360 के पास पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत। लेकिन याद रखिए, भारतीय बाजारों के लिए कई सारे मैक्रो डेटा शुक्रवार शाम से निकले हैं। सबसे पहले जीडीपी डेटा पर फोकस करेंगे। अनुमान था दूसरी तिमाही का जीडीपी 6.5% का अनुमान, लेकिन अनुमान से कमजोर ग्रोथ जीडीपी में दिखा है। 5.4% का ग्रोथ हमने देखा। इसी के साथ कल जीएसटी के आंकड़े भी आए थे नवंबर के महीने के, जिसमें सालाना आधार पर करीब 8.5% का उछाल दिखा है। लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पर वहां पर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर वहां पर थोड़ी सी नरमी दिखी है। तो कई सारे मैक्रो फैक्टर्स इंडिया के लिए जो डेटा ओवर द वीकेंड आता हुआ नजर आया। और इसके अलावा याद रखिए, आज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा भी आता हुआ नजर आएगा, जिस पर भी सबकी नजर रहेगी। और इन सभी मैक्रो डेटा का इम्पैक्ट इस हफ्ते शुक्रवार को, जहां पर आरबीआई पॉलिसी की बैठक और उसका आउटकम निकल कर आएगा, उसमें भी दिखेगी। तो कई सारे मैक्रो फैक्टर्स ग्लोबल मार्केट्स के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय बाजारों के लिए भी पिछले हफ्ते और इस हफ्ते दिखे हैं। वही एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर मिला जुला कारोबार निकल कर आया है। लेकिन अमेरिकी और यूरोपियन बाजार से कैसे क्यूज है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं कैसे रहे ग्लोबल क्यूज और उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर कैसा रहेगा। अशेषा, गुड मॉर्निंग। अगर आप एफआईएस की बिकवाली को छोड़ दें, चूंकि ग्लोबल लिंक्ड वो चीज़ है, उसके अलावा बाकी संकेत जो हैं वो ठीक दिख रहे हैं। हालांकि शुक्रवार को दिन ब्लैक फ्राइडे मनाया जा रहा था यूएस में, और वहां पर आधे दिन का ही कारोबार हुआ, बट एक शॉर्ट एंड डे में भी सेंटिमेंट ठीक ठाक दिखाई दिए। डाउ जोन्स की बात करें, करीब 188 अंकों के आसपास की तेजी रही। नैस्डेक की बात करें, वहां पर 157 अंकों के आसपास की मजबूती। एसएनपी 500 में भी हमने देखा कि करीब करीब आधे % से ज़्यादा की बढ़त पर बंद हुए। और अगर हम डाउ के एसएनपी की बात करें तो दोनों के दोनों इंडेक्स नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं, चाहे वो क्लोजिंग बेसिस पर बात हो या फिर अगर इंट्राडे हाइस की हम बात करें। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो डाउ करीब 1.5% चढ़ा है, एसएनपी में करीब करीब 1% के आसपास की तेजी रही है और नेस्डेक में भी 1% के आसपास की तेजी रही है। हालांकि जो नवंबर का महीना रहा है डाउ के लिए और एसएनपी के लिए साल का सबसे अच्छा महीना यह साबित हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद हमने देखा कि स्मॉल कैप शेयरों में काफी ज्यादा उत्साह आया। वहां का इंडेक्स है रसल 2000। रसल 2000 में नवंबर में 10% से ज्यादा का उछाल हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल चीजें ठीक रही हैं अमेरिकी बाजारों से, संकेत वहां से ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। आज जो नजर होगी, मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आएंगे, कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग के आंकड़े आएंगे और फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर और जॉन विलियम्स के बयान पर भी बाजार की नजर रहेगी कि आखिर यूएस फेड की रेट कट की ट्रेजेक्ट्री को लेकर, प्लान को लेकर वो संकेत क्या देते हैं, इस पर निश्चित तौर पर नजर रहेगी। लेकिन अगर हम एशियाई बाजारों से बात करें तो यहाँ पर ना इकोनॉमिक डेटा खूब ढेर सारे आए हैं, भर भर के आए हैं आप कह सकते हैं। अगर बताते हैं कि बाजारों में फिलहाल कैसा कारोबार हो रहा है, चीन में, हांगकांग में, कोरिया में 0.25% तक की तेजी है। लेकिन निकेई में, जापान के बाजार में लगातार दूसरे दिन आज हम कमजोरी देख रहे हैं और निकेई करीब 150 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। चीन में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े अच्छे आए हैं। अनुमान था 50.2 का और आंकड़ा जो निकल के आया है वो है 50.3 का। 50 के ऊपर का कोई भी आंकड़ा ये दिखाता है कि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि विस्तार हो रहा है। और अप्रैल के बाद मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ये सबसे ऊपरी स्तर पर आई है। हालांकि अगर हम दक्षिण कोरिया की बात करें, वहां पर ना एक्सपोर्ट के आंकड़े आए हैं और जो अनुमान था उसके मुकाबले जो एक्सपोर्ट आए हैं काफी ज्यादा कमजोर आए हैं। सिर्फ 2.8% का अनुमान था और बढ़ा है 1.4%, जबकि अक्टूबर में जो एक्सपोर्ट बढ़ने की रफ्तार थी वो 5-5.5% के आसपास की थी। तो थोड़ी सी निराशा ये जरूर रही है। सितंबर 2023 के बाद कोरिया में जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो सबसे कम है। और अगर हम एशिया में कुछ और, एशिया ऑस्ट्रेलिया को उसमें मिला दीजिए, कुछ और आंकड़े आएंगे, उसमें ऑस्ट्रेलिया में रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे और इंडोनेशिया की बात करें तो वहां पर महंगाई दर के आंकड़ों पर नजर आएगी। लेकिन बाजारों के लिए अगर हम अन्य संकेतों की बात करें तो ब्रेंट क्रूड में हमने पिछले हफ्ते देखा था
कि हिजबुल्लाह के बीच में और इजराइल के बीच में सीज़ फायर यानी कि युद्ध विराम का ऐलान हुआ था, उसके बाद कच्चा तेल थोड़ा सा नरम हुआ है। और कच्चे तेल में जो नरमी है, आप देखिए कि ब्रेंट क्रूड $72 के नीचे पहुंच गया है। पिछले हफ्ते के करीब 3% के आसपास की गिरावट आई है। तो सप्लाई को लेकर जो चिंताएं थी वो थोड़ी सी कम हुई है। हालांकि 5 दिसंबर को ओपेक प्लस की बैठक है जिसमें कि प्रोडक्शन में कटौती की संभावनाएं हैं। बावजूद इसके ऐसा कहा जा रहा है कि सप्लाई पर शायद कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई यहां से सुधरती हुई दिखेगी तो वो उस चीज़ से ऑफसेट हो जाएगी। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो हैं थोड़े से ईज ऑफ हुए हैं, तो वो उसका फायदा हमें देखने को मिलेगा। सोने की बात करें, डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव में जीत के बाद। और पिछले महीने की बात करें तो सोना करीब 3% नरम हुआ है। भाव कॉमेक्स पर है $2660 प्रति औंस के करीब। तो अगर हम ओवरऑल संकेत अगर अपने बाजार के लिहाज से कहें तो वो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। आपको गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट भी कर रहा है कि 50-60 अंकों पर आप ओपनिंग के लिए तैयार हैं। 24,350 के स्तर के आसपास फिलहाल गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए और ग्लोबल मार्केट से जो संकेत है वो भी ठीक ठाक ही आज सुबह नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एफआईआईज और डीआईआईज की पोजीशनिंग कैसी रही उस पर भी नजर डालेंगे। एफआईआईज ने फिर एक बार शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली की करीब 4,400 करोड़ की, वहीं डीआईआईज ने करीब 5,700 करोड़ की शुक्रवार को खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 220 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में 2,000 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 4,000 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 2,200 करोड़ की बिकवाली शुक्रवार को दिखी। लेकिन याद रखें थोड़े दिन करीब 2 से 3 दिन तक जो खरीदारी का ट्रेंड दिखा था एफआईआई से वो फिर से रिवर्स होता हुआ नजर आया। लेकिन आज के बाजार की चाल कैसी रह सकती है ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। पिछला हफ्ता काफ़ी वॉलेटाइल था, लेकिन ऑल इन ऑल करीब 1% की तेज़ी के साथ 24,130 के पास निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। आज भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। बताएं रणनीति क्या बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। न केवल वॉलेटिलिटी थी बल्कि आप देखेंगे तो थोड़ा कन्विक्शन भी मार्केट ने अपना ड्रॉ किया है कि देखिए अगर कोई भी अच्छी न्यूज आएगी तो मैं रिएक्ट करूंगा और एक लेवल पे चलने के बाद फिर मैं प्रॉफिट बुकिंग भी कर दूंगा अगर मेरे को फॉलो बाइंग नहीं मिली। तो लेसन बहुत क्लियर है बुल्स और बियर्स के लिए कि देखिए मार्केट रिएक्शन देता है और फास्ट रिएक्शन देता है और अभी तक सिस्टम में दोनों को यानी कि बुल्स को और बियर को सिस्टम से काटा नहीं है। लेकिन इस बीच एक चीज और हुई थी पिछले हफ्ते जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है डाटा के हिसाब से, दैट इज रोल ओवर्स जो एक्सपायरी हुई थी और नया सेशन शुरू हुआ है। इस नए सेशन में हमने 2 चीजें लेके आए हैं। पहली चीज लेके आए हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को लाइट सीरीज के तौर पर एंटर करवाया है हमने। लाइट सीरीज कहने का मतलब कि ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा दम नहीं है, ओपन इंटरेस्ट कम है। जब कम ओपन इंटरेस्ट होता है तो जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव खबर आती है तो मार्केट उस पर तेज रिएक्ट करता है। तो एक ये पॉइंट जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आपको नोटिस होगा। तो दूसरा पॉइंट हम सीरीज के साथ में लेके आए हैं, वो लेके आए हैं कि हम 200 दिनों की एवरेज को और पैनिक बॉटम बना के आए हुए हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो कि मार्केट ने उसको फिर से रिस्पेक्ट किया। अभी भी आप जब देखेंगे फॉल हुआ तो हमने 200 दिनों तक को टेस्ट नहीं किया बल्कि उससे पहले से रिवर्सल देके 24,000 के ऊपर और 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी और निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब आते हैं आज के लेवल पे। देखिए 24,100 समथिंग के आसपास की क्लोज है मार्केट का। 24,200 और 24,400 एक रेजिस्टेंस के तौर पर है। आशीषा, आपको याद होगा हमने एक बुखार वाला डेफिनेशन देके आपको बताया था कि 24,000 के जैसे आप ऊपर क्लोज करोगे तो आपका 2 डिग्री का बुखार कम हो जाएगा, यानी कि आपके पास रिलीफ आएगा। आई रिपीट माई वेलसेल्फ, बुखार उतरा नहीं है बट रिलीफ होगा, रिलीफ आपको जरूर आया है। इसके अलावा फिर आप 102 को जब यानी कि आप ये 24,200 को पार करोगे थोड़ा और रिलीफ आपको मिलेगा। जब आप 24,400 को पार करोगे तो पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। तो फिलहाल आपको अपने माइंड सेट को इसी तरह से बना देना है कि जब तक हम 24,400 को पार नहीं करते हैं, क्योंकि ये 50 दिन की एवरेज भी है, जब तक ये पार नहीं होती है फाइनली, तब तक हमको धीरे धीरे करके ट्रेड लेना है, पॉजिटिव बायस में ट्रेड लेना है, टिप का इस्तेमाल करना है और ऊपर जाके सेलिंग करनी है तो भले वो भी आप कर सकते हो। ठीक, अब आते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। 52,000 के ऊपर की क्लोजिंग है। 52,500, 52,800 दो रेजिस्टेंस एरिया है और सपोर्ट 51,800, 52,000 का है। तो अब आप ये मान के चलिए आपके पास रिस्क रिवॉर्ड अगर
आपको जमता है 51,800 का स्टॉप लॉस लगा के, तो 52,500 52,800 तक का पुल बैक मार्केट के अंदर आ सकता है। बट 52,800, आई रिपीट माई सेल्फ, 52,800 के बाद जाके पूरी तरह से आप बैंक निफ्टी में भी हील होंगे, ठीक हो जाएंगे, नहीं तो ये बुखार आपको चढ़ा रहेगा। तो आप उसी हिसाब से ट्रेड करना। 51,800 का छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाओ, 500 का पहला टारगेट, 52,800 का दूसरा टारगेट, 500 में प्लस करना। ये आपको इस तरह मार्केट के अंदर उतरना है, जब पैसे बने तब निकलना भी है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और रखते हैं सीरीज का रखते हैं तो मैंने ऑलरेडी 2 लेवल्स आपको बता दिए। जिस दिन बाजार इस पर क्लोज करेगा उस दिन अच्छी कवरिंग मार्केट के अंदर आएगी। निफ्टी का वो लेवल है 24,400 और बैंक निफ्टी का लेवल है 52,800। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग। आपने अभी अभी डिम्पी को सुना होगा, आप बताएं आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आज के लिए? जी गुड मॉर्निंग। तो निफ्टी आप देखें तो फर्स्ट डे ऑफ न्यू सीरीज दिसंबर सीरीज में एक रिकवरी अटेम्प्ट जरूर की थी। तो आज रेजिस्टेंस के आसपास कैसे एक्शन रहेगा वो हमें देखना पड़ेगा। जो की रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए, जहां से थोड़ी सी कुछ मोमेंटम या रिवर्सल हो निफ्टी में, वो लेवल आपका करीबन बनेगा 24,200 के ऊपर। तो 24,200 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, डे ट्रेडिंग हो या शॉर्ट टर्म हो। उसके ऊपर चलेगा तो मोमेंटम पिकअप होगा, जिसके चलते शायद निफ्टी में आपको वापस 24,350 या 24,500 के स्तर भी दिख सकते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म पिवोटल जोन है 24,150 से लेके 24,200, ये लेवल पार करना जरूरी है, क्योंकि एक इंट्राडे के लिए अहम रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ना पार करे तो आपको लेवल बेस्ड काम करना है। रेजिस्टेंस है निफ्टी का 24,200 और सेकेंड रेजिस्टेंस 24,350। सपोर्ट है 23,900 और उसके नीचे सपोर्ट 23,800। कुल मिला के व्यू है हमारा कि एफआईएस का थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट पिकअप हो रहा है धीरे धीरे। और जिस तरीके का सेटअप है, लग रहा है जब तक निफ्टी 23,800 के ऊपर है, शॉर्ट टर्म व्यू निफ्टी का पॉजिटिव बना रहेगा। बिल्कुल, तो ये नज़रिया और थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट एफआईआई से निकल कर आ रहा है। लेकिन अक्षय, इसके अलावा खरीदारी के मौके आपको आज कहाँ दिखेंगे? तो 2 स्टॉक्स चुना है, दोनों बाइंग की तरफ है। दोनों स्टॉक्स में हमने नई सीरीज की फर्स्ट डे पे अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट देखी थी। तो पहला स्टॉक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। तो ये नया एंट्रेंट है एफएनओ का, जो 29 नवंबर से इसकी एंट्री हुई है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सेटअप है और हमारा मानना है कि जो ट्रेंड है BSE का बहुत स्ट्रांग रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा, जिसके चलते आपको फर्स्ट टारगेट बनेगा 4767 और 4785, ये एक्सटेंडेड टारगेट बन सकता है। ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 4607 का। सेकेंड ट्रेड जो है वो है टोरेंट फार्मा, क्योंकि हमने फार्मा स्पेस में डे 1 ऑफ द न्यू सीरीज में काफी बाइंग इंटरेस्ट देखी है। तो टोरेंट फार्मा सबसे बेहतरीन बेट है, इसमें अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट देखी, जिसके चलते मैक्सिमम स्टॉक 3405 तक चल सकता है। ये ट्रेड में आपको 3287 का स्टॉप लॉस बना के चलना है। बिल्कुल, तो फार्मा सेक्टर से टोरेंट फार्मा पर खरीदारी की राय और इसके अलावा BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी अक्षय ने खरीदारी की राय दी है। अक्षय, शुक्रिया समय निकालकर ET Now स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बाजारों के लिए पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। करीब 50 अंकों की तेजी के साथ 24,350 के आसपास। याद रखिए, GDP का डेटा आया था जो काफी कमजोर था, लेकिन वो बैक एंडेड होता है, दूसरी तिमाही का डेटा था, तो मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, जिसके चलते कमजोर मैक्रो डेटा का उतना इम्पैक्ट बाजारों पर नहीं दिखेगा। लेकिन इसके अलावा कल GST का डेटा आया नवंबर का, जो काफी अच्छा था, और आज PMI का डेटा भी आता हुआ नजर आएगा। तो सबकी नजर मैक्रो डेटा पर रहेगी। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक कौन से स्टॉक्स आज खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे, वो बताने के लिए अब हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ ऑटो स्टॉक्स के साथ। जैसे उसके भी अगर हम बात करें, वॉल्यूम का डेटा हमारे पास आ चुका है, सेल्स का डेटा जो है अक्टूबर का, इसमें अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स की जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट थी, या फिर अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें तो वहाँ पे एक अच्छे नंबर्स देखने को मिले। कहीं पे अगर हम बात करें टाटा मोटर्स के ही कमर्शियल व्हीकल की या फिर TVS मोटर्स की, तो वहाँ पे इनलाइन नंबर्स देखने को मिले। बट इसी के साथ जैसे कंपनी हो गया Hyundai मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, वहाँ पे हमने देखा कि एक डिक्लाइन भी देखने को मिला और एक वीक नंबर भी हमें इन कंपनीज की तरफ से देखने को मिला था अक्टूबर के महीने के लिए। इसके अलावा बात करते हैं एस्टर DM के बारे में,
यहाँ पे एक बड़ा एक्विजिशन जो है कंपनी करने वाली है। एस्टर डीएम जो है वो क्वालिटी केयर में अपना स्टेक खरीदने वाली है। क्वालिटी केयर में 5% स्टेक खरीदेगी कुछ मार्की इन्वेस्टर्स से, जैसे नाम है ब्लैकस्टोन और टीपीजी कैपिटल। उनके तरफ से ये जो 5% स्टेक है वो शेयर स्वैप के रूप में वो खरीदने वाली है। इसके बदले में अब अपने एस्टर डीएम के 3.6% स्टेक जो है वो उनको देने वाली है और एक टोटल डील वैल्यू जो है वो एस्टिमेटेड है 850 करोड़ तक का होने वाला है, क्योंकि ये जो शेयर स्वैप है उसमें कहीं पे 3.6% स्टेक जो कि 1.8 करोड़ शेयर्स है वो देने वाली है कंपनी। और ये जो मर्जर है वो थर्ड क्वार्टर ऑफ FY26 तक कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं जाइडस वेलनेस की। यहाँ पे कंपनी ने 98% स्टेक जो है वो खरीदा है नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड में। इसके अलावा लुपिन जो है वो भी फोकस में रहने वाला है और इसका मेन रीजन ये है कि कंपनी को कहीं पे टेंटेटिव अप्रूवल मिला है US FDA की तरफ से एक जैमिनेट टैबलेट के लिए, और इसके चलते हुए कहीं पे इस कंपनी पे भी फोकस करना जरूरी है। इसके अलावा कुछ बात करते हैं ऐसी कंपनी जहाँ पे ऑर्डर विन हमें देखने को मिला था। सबसे पहले आता है KEC इंटरनेशनल, जहाँ पे 1000 करोड़ का ऑर्डर विन हमें देखने को मिला था। कोचिन शिपयार्ड की भी बात करें तो वहाँ पे भी उनको 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसके एस्टिमेटेड टाइम जो है वो 5 मंथ्स की ही होने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं RVNL की। कंपनी जो है वो लोएस्ट बिडर के रूप में हमें देखने को मिला था। एक 642 करोड़ का प्रोजेक्ट है सेंट्रल जोन में, और इसमें कंपनी की तरफ से एक लोएस्ट बिड जो है हमें देखने को मिला है। इसके अलावा बात करते हैं सर्वेश्वर फूड्स की। यहाँ पे खबर ऐसे है कि कहीं पे बोर्ड ने 55% स्टेक एक्विजिशन के लिए अप्रूवल दिया है। ये जो 55% स्टेक है वो UAE बेस्ड नेचुरल ग्लोबल फूड्स DMCC में कंपनी खरीदने वाली है। ये जो स्टेक है वो अभी बढ़ के 100% होने वाला है, और इसके बाद ये एक्विजिशन जो है वो 31 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ ऐसे कंपनीज जहाँ पे ब्लॉक डील के काफ़ी सारे चांसेस है। सबसे पहले आता है सिप्ला, जहाँ पे प्रोमोटर जो है समीना एंड रुमाना हमीद, वो कहीं पे 1.38 करोड़ शेयर जो है वो बेचना चाहते हैं। इसकी प्राइस जो है इंडिकेटिव प्राइस वो 1442 करोड़ की है, जो कि 6% डिस्काउंट पे अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो। और इसके अलावा होम फर्स्ट फाइनेंस पे भी आज हमारा फोकस बना रहेगा, क्योंकि कहीं पे ट्रू नॉर्थ और ऑरेंज ग्लोब जो है वो 1.31 करोड़ शेयर जो है वो बेचने वाले हैं होम फर्स्ट फाइनेंस में। एक इंडिकेटिव प्राइस जो है इस ब्लॉक डील की कहीं पे 968 रुपीज़ की हो सकती है, जो कि 8% डिस्काउंट पे आएगी, और इसके चलते हुए हमने इस स्टॉक पे भी नजर रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो खबरों के दम पे ये सब स्टॉक जो है वो आज हमारे रडार पे ज़रूर बने रहेंगे। कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। फार्मा सेक्टर में कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई है, कुछ ऑर्डर विन्स आए हैं कई कंपनियों के लिए। गौरव, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी कई सारी आई है। याद रखिए HUL का कैपिटल मार्केट डे हुआ था शुक्रवार को, जिसके चलते कई रिपोर्ट्स आई है, और इसके अलावा कुछ अपग्रेड्स भी आए हैं। जिन्हें अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिन्हें गुड मॉर्निंग। बताएं, खबरों के दम पर तो जो स्टॉक्स रहेंगे उसकी हमने बात की, लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहाँ निकल कर आई है? बिल्कुल, हमें कई ब्रोकरेजेस नोट आज फोकस में रहेंगे। शुरुआत करते हैं HUL से। 3-4 ब्रोकरेजेस नोट है। गोल्डमैन सैक्स ने अपना जो न्यूट्रल स्टैंड है वो बना के रखा। जो टारगेट प्राइस है वो है 27.75। उनका मानना है कि जो नियर टर्म वॉल्यूम ग्रोथ है वहाँ पे एक थोड़ा कंस्ट्रेंट, थोड़ा म्यूटनेस देखने मिल सकता है। हालांकि प्राइसिंग अनुमान है उनका कि पिकअप देखने मिलेगा, और जो मार्जिन है वो भी लाइकली स्टेबल ही रहेंगे। UBS ने भी अपना न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन किया। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 2800 रुपये। उनका मानना है कि जो कंपनी का मानना है कि जो नियर टर्म स्टेबल होगा मार्जिन, वो एक स्टेबल लेवल पर ही देखने मिलेगा। उसके अलावा कंपनी एक डबल डिजिट EPS ग्रोथ को एम कर रहा है मीडियम टर्म, जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ और जो मॉडरेट मार्जिन एक्सपेंशन है वो बेसिकली डबल डिजिट ड्राइव करेगा। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने अपना अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखा। जो टारगेट प्राइस है उनका वो है 2110 रुपये। उनका मानना है कि जो मैनेजमेंट का शिफ्ट हुआ है, पहले काफ़ी असर्टिव कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का अप्रोच था, अभी वो थोड़ा अग्रेसिव होते हुए नजर आ रहा है, तो उनको एक अच्छा लग रहा है। उसके अलावा उनका मानना है कि एक मल्टी ईयर फुलफिल प्लान कंपनी को करना होगा एक स्टेबल मार्जिन्स लाने के लिए। इसके अलावा बजाज फाइनेंस पर जेफरीज का नोट है। उन्होंने अपना बाय रेटिंग मेंटेन रखा। जो टारगेट प्राइस है वो है 8400 रुपये। उनका मानना है कि जो क्रेडिट कार्ड का जो ड्राइव हो रहा था उसके कम स्कोप की वजह से, कम ग्रोथ की वजह से कंपनी ने अपना जो को ब्रांडिंग क्रेडिट कार्ड है उसको बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि मीडियम टर्म पे जो अर्निंग्स इंपैक्ट होगा उनको लगता है कि लिमिटेड ही होगा, और जो एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगी और स्मूथ सक्सेशन होगा इसके बाद, वो कंपनी के लिए एक अगला री रेटिंग ड्राइवर होगा। इसके अलावा RBL बैंक पे हमें एक इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है। होल्ड रेटिंग मेंटेन है। जो टारगेट प्राइस है उसमें कट देखने मिला है। 170 रुपये का टारगेट प्राइस है। उनका मानना है कि एक हेडलाइन क्रेडिट ग्रोथ पे उनको थोड़ा चैलेंजेस नज़र आता है। वहाँ पे 200 बिप से हमें थोड़ा चैलेंजेस नज़र आ सकता है, और जो टोटल ग्रोथ है क्रेडिट ग्रोथ वो हमें 13 to 14% देखने मिल सकती है FY25 में। उसके अलावा ओवरऑल वो कॉशियस ही रहते हैं, क्योंकि कंपनी का MF5 सेगमेंट और जो CC वर्टिकल है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है।
इसके अलावा MS मॉर्गन स्टैनली की इंडसइंड बैंक पर रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने अपने इक्वल वेट रेटिंग मेंटेन किया, जो टारगेट प्राइस है उसको भी कट किया है 1150 रुपये, क्योंकि कंपनी का जो MA5 ट्रेंड है वो वीक होते हुए नजर आ रहा है। हमें मल्टीपल डाउनग्रेड देखने मिल सकते हैं कंपनी के EPS और उसके चलते एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड उन्हें दूसरे लार्ज प्राइवेट बैंक्स में नजर आते हैं। और लास्टली पेट्रोनेट LNG की बात करेंगे, UBS का अपग्रेड आया है बाय रेटिंग, जो पहले न्यूट्रल रेटिंग पे था, जो टारगेट प्राइस है उन्होंने हाइक करके कर दिया है 400 रुपये। उनका मानना है कि इंडिया का जो LNG ग्रोथ है उसे कंपनी को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा और कंपनी जब इंडिया को एक LNG का डिमांड मिल रहा है तभी कंपनी ने फैसला लिया अपने कैपेसिटीज़ एक्सपैंड करने का, जो कंपनी को एक अपग्रेड देगा। बिल्कुल, तो UBS की अपग्रेड के चलते पेट्रोनेट LNG, इसके अलावा इंडसइंड बैंक, RBL बैंक, बजाज फाइनेंस और HUL, ये कुछ और स्टॉक्स रहेंगे जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। जिन्हें शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालेंगे और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले कच्चे तेल की ही बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी नरमी आज सुबह दिखी है। ब्रेंट क्रूड $72 पर बैरल के आसपास, वही WTI क्रूड में भी थोड़ी सी तेजी के साथ कारोबार, $68.2 पर बैरल। याद रखें 1 दिसंबर को बैठक होने वाली थी OPEC प्लस की, वो तो पोस्टपोन हुई, लेकिन ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस, यहाँ पर क्या रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज एनर्जी कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि ये पोस्टपोनमेंट है, उसके मिल्स के जो प्रोडक्शन हाइक को डिले है उसको लेके शायद सहमति नहीं है, ऐसा मार्केट मान रहा है। तो हायर लेवल से थोड़ा मुनाफा वसूली का ट्रेंड रहेगा और वेदर रिपोर्ट की वजह से नेचुरल गैस में भी आज वीकनेस देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस शॉर्ट कर रहे दिसंबर फ्यूचर 285 के करीब क्लोज हुआ था, शॉर्ट कर रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 288.60, डाउन साइड 274 268 तक के लेवल इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। और क्रूड में सेल एंड राइज का स्ट्रेटेजी रखे, 5840 करीब दिसंबर फ्यूचर में सेल करे, स्टॉप लॉस 5900 का लगा, डाउन साइड 5740 जो इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वहां तक आज क्रूड के दम आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एनर्जी कॉम्प्लेक्स में आज थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। एनर्जी में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है, क्रूड और नेचुरल गैस दोनों पर बिकवाली की राय। लेकिन इसके अलावा रवि, सोने और चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी सुस्ती दिखी है। स्पॉट गोल्ड $2620 पर आउंस के आसपास और चांदी में भी कमजोरी दिखी है। यहाँ पर क्या रणनीति होगी? ये आगे और बढ़ेगी कमजोरी, क्योंकि जिस हिसाब से US प्रेसिडेंट की जो ट्रेड को लेके कमेंट आई है, शायद मार्केट को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि फिर से ये ट्रेड वॉर छिड़ेगा। तो इससे डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट वीक हमने काफी अच्छा कूल ऑफ डॉलर इंडेक्स में देखा था, बट शायद ये वीक में रिवर्सल होता हुआ दिख सकता है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में बिकवाली करे। गोल्ड में 77,140 के करीब बेच के चले, स्टॉप लॉस लगाए 77,500 पर, डाउन साइड 76,500 तक के टारगेट आने चाहिए। और सिल्वर में भी 91,300 पे सेल करे, 91,700 का स्टॉप लॉस और डाउन साइड 90,400 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल, तो सोने और चांदी दोनों पर बिकवाली की राय और कमजोरी जो पिछले कुछ दिनों में दिखी है वो गहराती हुई नजर आ सकती है। लेकिन बेस मेटल्स, रवि, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होगी? आज सुबह चाइना के डेटा काफी अच्छा है, हालांकि डॉलर इंडेक्स के स्ट्रेंथ की वजह से हायर लेवल पे थोड़ा मुनाफा वसूली का ट्रेड रहेगा, जिसमें कॉपर में सेलिंग की सलाह रहेगी इंट्राडे के लिए। दिसंबर फ्यूचर 810 पे बेचे 815 के स्टॉप लॉस के साथ, और 798 पे टारगेट के लिए आपको कॉपर का दिसंबर फ्यूचर बेचना है। हालांकि किसका अगर शॉर्ट टर्म का आउटलुक है, मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी है। अगर आज डिप पे 241 पे मिलता है तो शॉर्ट टर्म के लिए दिसंबर वायदा बाई करे, स्टॉप लॉस 238 का लगाए और 248 तक के टारगेट ये सप्ताह में आते हुए दिख सकते हैं। तो आज इंट्राडे के लिए ट्रेड लेना है तो कॉपर में बिकवाली करनी है। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए एल्यूमिनियम में आज जो करेक्शन दिखेगा वो बाइंग के लिए अच्छा मौका होगा। बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से कॉपर में बिकवाली की सलाह होगी। शुक्रिया रवि, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालेंगे। करीब 50 अंकों की तेजी के साथ 24,350 के आसपास कारोबार।